लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम योगी ने सरदार पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक मौन पद यात्रा भी निकाली। वहीं स्मृति दिवस के अवसर पर लोकसभा भवन सभागार में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कौन नहीं जानता कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, सत्ता लोलुपता, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए चाहे देश को ही दांव पे क्यों न लगाना पड़े। और यही तो हुआ, यही 1947 में भी हुआ और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की और उसकी कीमत इस देश को, इस देश की भोली भाली जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी और लगातार लंबे समय तक चुकानी पड़ी है। यह विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हम सबको उन्हीं गलतियों के परिमार्जन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। भारत बल, बुद्धि, विद्या सब में दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखता था। याद करिए, 16वीं सदी तक भारत का वैभव दुनिया के अंदर अग्रणी था। अगर दुनिया की जीडीपी की आप बात करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधा भाग का नेतृत्व अकेले हिंदुस्तान करता था 16वीं सदी तक। इतना समृद्ध भारत था और यह तब था जब कई सौ वर्षों तक लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को यह झेल रहा था। और लगातार फिर किस स्थिति में यह पहुंच गया था, आपने भी वह दृश्य देखा है फोटोग्राफ के माध्यम से। इस जो यहां पे भी सूचना विभाग ने त्रासदी के कुछ दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किए। 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को जब विभाजन की त्रासदी हो रही थी और 15 अगस्त को जब देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के तिरंगे को पहरा करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के अंदर आजादी के जश्न को मनाने का कार्य किया जा रहा था, तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए, अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। किस प्रकार की यातनाएं उन पे पड़ रही थी, किस प्रकार का दृश्य था, किस प्रकार के मानवीय अत्याचार हो रहे थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये दृश्य बहुत कुछ है, चित्र बहुत कुछ बोल देते हैं। यानी दुनिया का सबसे समृद्धतम देश 1947 तक आते आते एक दलित देश में बदल गया था। और वह दृश्य भी आपने देखा, वह दृश्य भी आपने देखा है। ये क्यों हुआ? क्या ये सच नहीं कि हमारी कुछ कमजोरियों ने
आक्रांताओं को देश के अंदर आक्रमण करने के लिए एक स्पेस दिया और जो गलतियां इतिहास के उन काले अध्यायों में हम सबके सामने कैद है, क्या वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंदर इस प्रकार की गलतियां राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की जाती है? ये जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुत्सित चेष्टा की जाती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेठी के तिलोई तहसील में मिलावटी खोए की बिक्री की सूचना पर पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानों पर छापेमारी की है, जिससे पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया है। वहीं छापेमारी के दौरान टीम को किसी भी दुकान में केमिकल से बना खोया नहीं मिला, जिसके बाद टीम ने 4 दुकानों से मिठाई के सैंपल लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए हैं। खोए की मिलावटी मिठाई बिक रही है जी, तो हमने उसी आधार पर छापा मारा। यहाँ 2 दुकानें खुली पाई गई, दोनों में कहीं खोए का जरा सा भी अंश तक नहीं पाया गया, ना किसी काउंटर में ना कहीं कुछ। यहाँ के लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, यहाँ खोए की मिठाई कोई बेचता ही नहीं है। तो इनको सामान निरीक्षण करके निर्देश दे दिए गए हैं जी, और हमारी टीम लगातार रक्षाबंधन तक कार्रवाई जारी रखेगी मिठाई दुकानों पे। आज भी हम लोग अभी 4 नमूने जायस, बहादुरपुर मार्केट और मोहनगंज मार्केट से लेकर के अभी आए हुए हैं जी, और लगातार ये अभियान 19 रक्षाबंधन के तिथि तक जारी रहेगा। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में मऊ गांव में चोरों ने एक घर में लूट के बाद युवक की हत्या कर दी। बता दें कि बीते 3 दिनों में 4 चोरी और 1 लूट की वारदात हो चुकी है। वहीं युवक ने भी अपने घर में लूट की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी वजह से कुछ दिन पहले लूट हुई और अब हत्या की वारदात हुई। पुलिस की इस लापरवाही से ग्रामीणों में भारी आक्रोश हो गया है। आज सुबह कंजरखेड़ा रोड पर एक शव मिला था। शव की शिनाख्त मखोले पुत्र दुर्गादास उम्र लगभग 65 वर्ष के रूप में हुई। इनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दिया गया है, तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जिस व्यक्ति को नामजद किया गया है वो व्यक्ति का नाम सुनील रावत उम्र लगभग 35 वर्ष है। इसको पुलिस हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से नकदी, चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद भी कर लिए हैं। पुलिस ने आशंका जताई है कि तीनों लुटेरे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। रात्रि में 10 बजे के आसपास जानसठ पुलिस के द्वारा रूटीन चेकिंग की जा रही थी। तो जानसठ से ढासरी जाने वाले रास्ते पर जो तालरा से वाजिदपुर कवाल की तरफ चौराहा है, उसके पास एक पल्सर बाइक आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया तो उसने घुमा करके वापस जाने की फिराक में बाइक फिसल करके गिरी और अपने आप को घिरा पाकर और बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा 2 उसके अन्य साथियों को पुलिस के द्वारा घेर घोट कर पकड़ लिया गया है। पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि घायल बदमाश का नाम नईम अब्बास सन ऑफ इशरत अब्बास, जो कि खिरवा जलालपुर थाना सरधना का रहने वाला है। इसके एक अन्य साथी सावेज पुत्र अली अब्बास, ये भी खिरवा का ही रहने वाला है। और तीसरा जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है उसका नाम सैफ है, जो कि गढ़ी जानसठ का रहने वाला है। अभी 7 अगस्त को थाना जानसठ में बंधन बैंक के एक एजेंट से, कलेक्शन एजेंट से, जो गोली मारकर लूट की घटना कारित की गई थी।
कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में दबंगों ने बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दबंग बुजुर्ग की डंडों और लात घूंसों से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि दबंगों ने बुजुर्ग को बचाने के लिए गई पत्नी को भी जमीन में पटक दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना पनकी क्षेत्र अंतर्गत मारपीट की एक घटना हुई है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रकरण के संबंध में थाना पनकी पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत में एलएलबी की छात्रा पर 2 अज्ञात युवकों ने एसिड फेंक दिया। छात्रा वकील के साथ वकालत का कामकाज निपटाकर घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया, जिससे साथी वकील भी घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। वहीं आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। देखिए, एक बिटिया है, ये माधवठाना थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ये यहाँ पर जो जिला कचहरी है वहाँ पर एक जगह प्रैक्टिस करती हैं। अभी एलएलबी में ये 3rd सेमेस्टर की छात्रा है। आज इनका कहना है कि ये 4:30 बजे के लगभग यहाँ पीलीभीत से निकली थी और अपने घर की तरफ जा रही थी। तो शाम को जब भी मोटरसाइकिल से जा रही थी जिनके साथ में, पीछे से मोटरसाइकिल में 2 लोगों ने आके कुछ ज्वलनशील पदार्थ इनके ऊपर फेंका। जो साथ में जो व्यक्ति जा रहे थे उनके ऊपर भी छींटे पड़े और इनके ऊपर भी छींटे पड़े। इनके फेस पर कुछ छींटे पड़ी हैं। डॉक्टर ने 20% के लगभग इनका बर्न बताया, लेकिन अदरवाइज़ कोई ऐसी डिसफिगरिंग या कोई इंजरी नहीं है। जो साथ में जो दूसरे व्यक्ति थे वो घर चले भी गए हैं। उनको 10% बर्न बनाया था, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो समुचित इलाज है वो पूरा किया जा रहा है। सभी सीनियर अधिकारियों ने मौका मुआयना करके हमारी कुछ टीमें बना दी गई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि उस रास्ते पर है वो भी देख रहे हैं और घटना के अन्य कारणों की भी जाँच की जा रही है कि क्यों ऐसा हुआ। शीघ्र ही इसका खुलासा होगा। और सरयू नदी का जलस्तर उफान पर है। पानी का तेज बहाव लोगों के आशियानों को काटता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लेकिन अभी तक ग्रामीणों की समस्या को लेकर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। यार बहुत परेशानी हमारे को लोगों में, जैसे घर भी कट रहे हैं, गांव भी कट रहे हैं। कोई बीमार हो जाए आदमी, कैसे दवा लाओ, कैसे पानी लेके आए, न कोई नाव है न नांदा है, कैसे कोई जाए कैसे कोई न जाए। तो सर इसीलिए बहुत परेशानी है। जैसे कोई कितने घर कट चुके हैं? लगभग 50-60 सर कट गए। तो सर सरकार से क्या मांग करते हैं? सर सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि जैसे हमारी नदी की रोक हो जाए, कि आदमी सुरक्षित से रहा है, फिर नाव नांदा हो जाए। कोई आदमी बीमार हो साहब, कोई दवा पानी ले आवे, कैसे है समस्या कैसे चलेगी। बहुत दिक्कत है, घर भी कट गए हैं, न बाजार कहूँ जाए मिलत है, न कहूँ कोई सौदा सामान लाए मिलत है, कैसे जावा जाए। नाव हो तो चला जाए बने, और दवाई है, लड़का बच्चा बीमार है, कैसे तो कोई कैसे जावा जाए। सरकार की तरफ से क्या कोई मदद मिली है आप लोग को? कोई भी अभी नहीं मदद मिली है। घर कटी है तो ये ना कि कहीं लाओ धैली कौन सामान उठाए के कहाँ रख लीन जाए। न खेत पात भी रहे वो है